हाय एवरीवन। सो अब हम पढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें जो अरेंजमेंट होता है सारे एटम्स का वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होते हैं सारे एटम एक 3D स्पेस में। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, देन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लूप हो गया, फिर स्ट्रैंड हो गया। इस तरीके के डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो मिलके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके अंदर साइड्स एंड इंटरैक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हमने देखा था पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी हमने देखा कि इंटर मॉलिक्यूलर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यानी कि एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर जो इंटरैक्शंस होते हैं, साइट्स एंड इंटरैक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन एंड टर्शरी स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में। और हमने देखा था कि अल्फा हेलिक्स में तो साइड चेन का कोई रोल ही नहीं था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व थी उसमें। सो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉल्ट ब्रिज एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस सब इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड ये सारे के सारे जो होते हैं ना इंटर होते हैं, लाइक इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक ही पॉलीपेप्टाइड के बीच में होते हैं ये सारे। डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें पता है, दो सिस्टीन मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे ये प्रोटीन आप देख रहे हो ना, ये इसका हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू, ये इसके हाइड्रोफोलिक रेसिड्यूज हैं ब्लू वाले, एंड ये नीचे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज है। जब इसकी फोल्डिंग होती है ना प्रोटीन की, ये एक डेल्टा जी नेगेटिव, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव होता है, यानी कि इसकी जो फोल्डिंग है वो होनी है। तो जो हाइड्रोफोबिक है वो बीच में आ जाता है, एंड हाइड्रोफिलिक वाला जो है बाहर, वो साइटोसॉल में वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन अगर अनफोल्डिंग करानी होती है तो हमें डेल्टा जी पॉजिटिव करना पड़ता है, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जिसमें हमें कोई एनर्जी चाहिए होती है। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो इसमें होते हैं ना, दे आर फाउंड इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं, दे आर फाउंड बरिड इन द मतलब वो ऐसे बीच में बरिड होते हैं पूरे स्ट्रक्चर के बीच में। ठीक है, इन द स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हाइड्रोफोबिक कंटेंट कम हो गया तो हमें चेपरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है जो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है वो भी हेल्प करता है टर्शरी स्ट्रक्चर को टू मेक मोर कॉम्पैक्ट और टू कैरी आउट क्लोज पैकेजिंग। ठीक है, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो स्टेबलाइज होता है वो होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन से, लाइक इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा चेन आयनिक बॉन्ड, इंट्रा चेन हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, यानी कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होता है। इंट्रा मतलब एक ही पेप्टाइड के बीच में। और ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखी अल्फा हेलिक्स में, सॉरी मैं शायद इंटर बोल रही थी, बट वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है, यानी कि एक ही पेप्टाइड के हम बात कर रहे हैं, दो पेप्टाइड के बीच में नहीं बात कर रहे हैं। तो इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होते हैं एक ही पेप्टाइड में, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा चेन आयनिक बॉन्ड। तो ये सब इसको स्टेबलाइज करते हैं, किसको, टर्शरी स्ट्रक्चर को। अब जैसे जो अगर नॉन पोलर हमारा सॉल्वेंट है बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट है, तो हाइड्रोफोबिक जो प्रोटीन होता है ना, उसका हाइड्रोफोबिक बाहर रहेगा एंड हाइड्रोफिलिक अंदर रहेगा। तो इस केस में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं सॉल्ट ब्रिजेस या फिर आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर हमारा अंदर हाइड्रोफिलिक होता है उस केस में सॉल्ट ब्रिजेस और आयनिक बॉन्ड का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर तो कम होंगे लेकिन स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर बाहर हमारा कैसा सॉल्वेंट है, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हाइड्रोफोबिक है, एंड अंदर हाइड्रोफिलिक है, तो इस हाइड्रोफिलिक वाले में सॉल्ट ब्रिजेस का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर हमारा बाहर जो है पोलर सॉल्वेंट है एंड बीच में अगर हाइड्रोफोबिक है, तो उस केस में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम रहती है। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक वाले में सॉल्ट ब्रिज और आयनिक बॉन्ड की जो इंटरैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। और एक ये चीज़ याद रखना, अगर लो pKa है तो यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या एंड वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है वीक बेस, बस ये एक चीज़ याद रख लो। pK वैल्यू अगर कम होती है, pK वैल्यू क्या होती है देखा था, जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं सबकी एक pK वैल्यू होती है। pK वैल्यू का मतलब होता है वो pH वैल्यू जिस पे वो आयनाइजेबल ग्रुप 50% प्रोटोनेटेड हो एंड 50% डिप्रोटोनेटेड हो, वो हम पढ़ चुके हैं। सो लो pK वैल्यू का मतलब होता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, बस। लो pK मतलब हाई pK भी, बस इतना याद रखना है। बाकी इसका उल्टा होगा, अगर हाई pK
अगर हाई पीके हो गया यानी कि वीक एसिड होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको एक याद रखना है, लो पीके मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बस ठीक है, लो पीके है, बस इतना याद रखना है। अब हम आ जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें जो अरेंजमेंट होते हैं मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन के, वो 3D स्पेस में हमें देखने को मिलता है। देखो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। सब में इंट्रा थे, टर्शरी स्ट्रक्चर तक इंट्रा मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। क्वाटरनरी में अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो इससे इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरचेन आयनिक बॉन्डिंग, इंटरचेन हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता है। एग्जाम्पल हम हीमोग्लोबिन का लेते हैं एंड वेंडरवॉल इसमें नहीं प्रेजेंट होते क्योंकि इनको ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया चाहिए होता है दो सब यूनिट को होल्ड करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, इसलिए इनको हम कंसिडर नहीं करते। देखो अब जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा है प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी। अगर हमें इफेक्ट ऑफ पीएच देखते हैं, अगर पीएच कम है पीआई से, देखो अगर पीएच कम है तो सारे प्रोटीन जो होंगे वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे। कम पीएच पे हम पढ़ चुके हैं, प्रोटोनेटेड मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, और अगर प्रोटोनेटेड फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे तो आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, रिपल्सिव होगा। अगर पीएच ज़्यादा है, हाई पीएच पे वो क्या होंगे, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे, यानी कि NH2 हो जाएगा एंड COO माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं हाई पीएच पे। तो हाई पीएच पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी ये क्या होंगे, रिपेल करेंगे आपस में। लेकिन जब पीएच पीआई के इक्वल होगा उस टाइम पे नेट चार्ज 0 होता है एंड वो इस तरीके से एग्रीगेट बना लेते हैं। सो इसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन या फ्लॉक्यूलेशन। तो सॉल्युबिलिटी इस तरीके से जाती है, पीएच कम पे भी सॉल्युबिलिटी इनकी हाई रहती है, पीएच ज़्यादा पे भी ये सॉल्युबिलिटी हाई रहती है, लेकिन जब पीएच पीआई के इक्वल होता है तो ये सॉल्युबल कम हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसे प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। सो दोनों में सॉल्युबिलिटी जो है वो हाई होती है। तो इस तरीके से हम जो है इसको स्टडी करते हैं अबाउट द सॉल्युबिलिटीज ऑफ प्रोटीन। एक और चीज़ हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन में, आयनिक स्ट्रेंथ। जैसे सॉल्ट है, अगर हमें इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, हमने ये जो प्रोटीन है इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब हम आयनिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, सॉल्ट में आयन्स ही तो होते हैं ना, NaCl होता है। तो जैसे ही हमने सॉल्ट डाला इनमें प्रोटीन में, जब इनफ वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं इन प्रोटीन को एंड वो इंटरैक्ट विद कर रहे हैं चार्ज के साथ, एंड जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है प्रोटीन के वो स्टेबलाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस तरीके का एक हाइड्रेशन स्फीयर बन जाता है। यानी कि अभी वाटर मॉलिक्यूल इन प्रोटीन को सराउंड कर पा रहे हैं, जब हमने इसमें सॉल्ट डाला है वो इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। इनफ वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं प्रोटीन को, और वो इंटरैक्ट भी कर पा रहे हैं ना चार्ज के साथ, और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है प्रोटीन में वो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज भी कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, वाटर ऐसे हाइड्रेशन स्फीयर बन रहा है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देते हो ना, तो उस केस में क्या होता है, ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, इंटरैक्ट करते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड के साथ, जो इंटरैक्ट कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड वो कम हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ स्टेबलाइजिंग, जो उस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड के बीच में, वो कम हो जाएंगे। यानी कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा, एंड वो इस तरीके से एग्रीगेट होंगे साथ में, एंड पूरा दे एग्रीगेट टुगेदर, एंड पूरा एंटायर एग्रीगेट जो है वो स्टेबल होगा इस केस में। तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इस तरीके से वो आपस में एग्रीगेट बना लेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएंगे प्रोटीन के पास से, प्रोटीन आपस में ऐसे एग्रीगेट बना लेंगे क्योंकि आयंस के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सॉल्ट अगर आप डाल रहे हो सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सॉल्ट डालते हो तो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्टिंग आउट बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन की स्टेबिलिटी पे आयनिक स्ट्रेंथ कैसे इफेक्ट करती है एंड पीएच कैसे इफेक्ट करती है, वो भी हमने देख लिया। अब आप प्रोटीन्स पे आ जाओ। देखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन प्रोटीन सिंपल होते हैं या कॉन्जुगेटेड होते हैं। सिंपल प्रोटीन में सीरम एल्बुमिन आ जाता है जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जिसमें प्रोटीन भी होते हैं, सिंपल प्रोटीन
प्लस कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अगर किसी प्रोटीन के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है तो वो एपोप्रोटीन होगा, और अगर एपोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप बना दिया तो वो होलो प्रोटीन हो जाएगा, कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ये हमारे पास होते हैं फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी वी हैव फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये लंबे होते हैं, एक ऐसे लॉन्ग होते हैं, रोड शेप के होते हैं ऐसे, एंड ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन, जैसे आप सिल्क फाइबर्स देखते हो ना, सिल्क का कपड़ा जो होता है, जो हम सिल्क देखते हैं, सिल्क फाइबर, उसके अंदर हमको फाइब्रोइन होता है। फाइब्रोइन एक बीटा शीट का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन। और जैसे हम वूल देखते हैं, वूल के अंदर केराटिन के फाइबर होते हैं जो अल्फा हेलिक्स के होते हैं। मतलब है दोनों फाइब्रस प्रोटीन में ही आते हैं, जो केराटिन के फाइबर होते हैं। फाइब्रोइन जो होता है वो बीटा शीट होता है, वूल में जो है वो अल्फा हेलिक्स होते हैं, केराटिन में अल्फा हेलिक्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें सिंगल टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे फाइब्रोइन में बीटा शीट हो गया एंड केराटिन में अल्फा हेलिक्स हो गया। ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ये जो है कॉम्पैक्ट होते हैं, स्फेरिकल होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनमें बहुत सारे टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड यहाँ अंदर हो जाएंगे कोर में, एंड हाइड्रोफिलिक बाहर आ जाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं या नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं, जैसे हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड एस्पार्टेट ग्लूटामेट, ये सब बाहर आ जाएंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेसिस पे देखें, ग्लाइकोप्रोटीन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रोटीन के साथ, फाइब्रोनेक्टिन हो गया, कैडरिन हो गया, लिपोप्रोटीन हो गए जिनमें जैसे काइलोमाइक्रोन हमारे पास होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया है ना, इनके पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। मेटालोप्रोटीन हो गए जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। लिपोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन जैसे फेरेटिन में आयरन होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में जिंक होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कॉपर एंड आयरन होता है, नाइट्रोजनेज में मॉलिब्डेनम एंड आयरन होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कॉपर एंड आयरन होते हैं, नाइट्रोजनेज में मॉलिब्डेनम एंड आयरन होता है। एक फॉस्फोप्रोटीन हो गए, फॉस्फेट अगर ग्रुप है ना, हीमोप्रोटीन जिनमें हीम ग्रुप होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में होता है, साइटोक्रोम सी जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसमें भी हीम होता है, साइटोक्रोम P450 जो होता है, जो जीनोबायोटिक्स के हाइड्रोक्सिलेशन में यूज होता है, उसमें भी क्या होता है, हीम ग्रुप होता है। जो कैटलेज होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करता है, उसमें भी हीम होता है। तो ये सब याद रखने, इन सब में कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प नोट्स हैं, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन, बट इसमें सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब हम प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम बात करें, हमारे पास जो इनसॉल्युबल वाले होते हैं, कैराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, मायोसिन, एक्टिन, फाइब्रोइन, ये सारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन आ रहा है देखो, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स जितने होते हैं, इंसुलिन, ये सब हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं एंड ये सब हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। अगर हम कोलेजन के बारे में स्टडी करें, फाइब्रस प्रोटीन में कोलेजन जो है ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग इन इलास्टिक होते हैं, फाइब्रस चेन, तीनों अल्फा चेन जो होती है लेफ्ट हैंडेड बन के राइट हैंडेड ट्रिपल हेलिक्स बना लेती हैं। GXY इसका जो होता है ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड इट कैन बी आइडेंटिकल और डिफरेंट हो सकता है। फाइब्रस ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं अल्फा चेन, बट होते अल्फा चेन ही है। स्पेशलाइज्ड सेल जो होती हैं कोलेजन की, वो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो कोलेजन बनाती हैं। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो 25 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा चेन होती है हमारे पास, सो प्रोड्यूस 27 टाइप ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल। तो 25 अल्फा चेन है, तो हमारे पास कम से कम 27 कोलेजन मॉलिक्यूल होते हैं। डिफरेंट अल्फा चेन अलग अलग तरीके से कंबाइन करती हैं, जैसे बोन्स, टेंडन, स्किन या कॉर्निया में जो कोलेजन होता है टाइप 1, जिसमें 2 अल्फा 1 हो गई, 1 अल्फा 2 हो गई।
कार्टिलेज में तीनों अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 होती है। ब्लड वेसल्स एंड ग्रैन्युलेशन टिश्यू तो इस टाइप से अलग होते हैं, लेकिन है अल्फा की चेन ही होती है ना, कोलेजन की अगर हम बात करें। अब हम इसका सिंथेसिस देखते हैं कैसे होता है। अगर हम ये फाइब्रोब्लास्ट सेल देख रहे हैं, इसके अंदर ये न्यूक्लियस में ये जो जीन प्रेजेंट है, इसका एमआरएनए बना, एमआरएनए जो है वो बाहर आता है, राइबोसोम इस पे एक्ट करता है, फिर इससे जो है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बनने लग जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्री प्रो अल्फा चेन। इसका एक सिग्नल सीक्वेंस पेप्टाइड यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अब ये प्री प्रो अल्फा चेन ईआर में जाएगा, ईआर में इसको बोलते हैं प्रो अल्फा चेन। प्रो अल्फा चेन सिग्नल पेप्टाइड ईआर में रिमूव कर दिया जाता है, देन ईआर में प्रो अल्फा चेन जाएगा एंड देन ये बन के निकलेगा ईआर से प्रो कोलेजन। प्रो कोलेजन जो होता है इसके पास ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ईआर में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, प्रो पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं एंड ये जो प्री प्रो अल्फा चेन देन प्रो कोलेजन एंड देन ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाके इसका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है बाहर, वी स्नेयर एंड टी स्नेयर से बाहर ये निकल जाएगा, सेल के बाहर आ जाएगा प्रोटीन। ठीक है, सो ईआर में यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है प्रोलीन का एंड जो लाइजीन है उसका ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, प्लस यहाँ पे विटामिन सी यूज़ होता है एंड O2 ऑक्सीजन भी एज अ को फैक्टर यूज़ होता है एंड जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। विटामिन सी यूज़ होता है, O2 यूज़ होता है, ऑक्सीजन एज अ को फैक्टर एंड हाइड्रोक्सिलेशन होता है प्रोलीन का एंड लाइजीन का ग्लाइकोसाइलेशन, ये सब ईआर में चल रहा होता है। उसके बाद हमारा प्रो कोलेजन जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो बाहर आता है, पेप्टाइडेज कट कर देता है इसका डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये हमारे ट्रोपो कोलेजन बन जाते हैं इस तरीके के अलग अलग। सो ये जो ट्रोपो कोलेजन है ना, ये फाइब्रिल्स हम इनको बोलते हैं एंड ये स्टेबल नहीं होता है। अब जो एक एंजाइम होता है लाइजो ऑक्सीडेज एंजाइम, इसको कॉपर की ज़रूरत होती है, तो कोलेजन में कॉपर की भी नीड होती है। तो कॉपर क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इंटर एंड इंट्रा, यानी कि दो के बीच में बनाएगा एंड इनके आपस में भी बना देता है। सो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इंटर एंड इंट्रा, क्रॉस लिंक्ड फाइबर, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है ट्रोपो कोलेजन में एंड ये इस तरीके से हमारा पूरा एक कोलेजन जो है वो बन जाता है, क्रॉस लिंक्ड फाइबर। सो ये इस तरीके से होता है, जैसे ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये लाइजीन का अमाइनो ग्रुप होता है, दोनों साइड से क्या होता है ना, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ये किसके बीच में बन रहा होता है, बेसिकली जैसे ये पूरा एक अमाइनो एसिड हो गया लाइजीन का, ये इधर भी लाइजीन का हो गया, लाइजीन में एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप होता है, सो दोनों का अमाइनो ग्रुप आता है कांटेक्ट में, फिर इनका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है, यहाँ से H2O एंड NH3 जो है वो बाहर निकलता है। लाइजिल ऑक्सीडेज कॉपर डिपेंडेंट यही करता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, यहाँ पे ये दोनों साइड एल्डिहाइड ग्रुप रह जाते हैं जिसको हम एल लाइजीन बोलते हैं एंड देन इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। तो ये काम होता है लाइजिल ऑक्सीडेज का, इस तरीके से हमारा जो कोलेजन का स्ट्रक्चर है ना वो बनता है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन वाले पे, जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। हीमोग्लोबिन पे आ जाते हैं सबसे पहले, इनके बीच में ना डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन में। दो प्रोटीन हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी या स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में। मायोग्लोबिन स्टोर करता है सिर्फ ऑक्सीजन को मसल सेल्स में, सिंगल पॉलीपेप्टाइड का होता है, इसमें भी हीम होता है। हीम ग्रुप जो है एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मिलके बना हुआ होता है, प्रोटोपोरफायरिन, एंड एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जो कि आयरन का एटम होता है, प्रोटोपोरफायरिन एंड आयरन का एटम। हेमोग्लोबिन जो होता है ये 4 इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा 1 अल्फा 2 आइडेंटिकल, देन बीटा 1 बीटा 2 एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड इनके पास एबिलिटी होती है ऑक्सीजन से बाइंड करने की, कोऑपरेटिवली बाइंड करते हैं और ये कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं लंग्स से, टिश्यू से ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो CO2 से बाइंड करके उसको CO2 को लंग्स में वापस लाते हैं जो हम बाहर CO2 निकाल रहे हैं। अभी भी मतलब जैसे हम नॉर्मल आप मतलब एयर आप अंदर ले रहे हो, बाहर ऑक्सीजन आप ले रहे हो, CO2 बाहर दे रहे हो, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता, ये सेकेंडों में काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में डिफरेंस।
इसमें एक चीज़ याद रखनी है, आयरन एटम जो होता है वो सेंटर में होता है प्रोटोपोरफायरिन स्ट्रक्चर में, एंड वो 4 नाइट्रोजन एटम से बाउंड होता है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन का। एंड आयरन यहाँ पे सेंटर में होता है, ये हीम ग्रुप होता है यहाँ पे, ठीक है। एट दिस स्टेज में अगर हम देखते हैं तो आयरन जो होता है वो फेरस स्टेट में, यानी कि Fe2+ है, वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 और बॉन्ड बना सकता है। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। इस स्ट्रक्चर में वो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो वो 2 और बना सकते हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe+2, यानी कि ये फेरस स्टेट में है अभी। So Fe can form 2 more bond and 1 bond with one of the amino acid of the polypeptide chain. So ये जो यहाँ पे Fe होता है ना, ये जो नीचे क्योंकि हर एक पॉलीपेप्टाइड की हम बात कर रहे हैं, एक पॉलीपेप्टाइड में एक हीम होता है। अगर हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक हीम प्रेजेंट होता है, मतलब एक पूरा हीम का स्ट्रक्चर होगा पॉलीपेप्टाइड में। एंड हीम किसका मिलके बना हुआ होता है, प्रोटोपोरफायरिन एंड आयरन बीच में। तो ये जो हीम का स्ट्रक्चर है ना, ये एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना उसमें भी कनेक्टेड होता है, एक बॉन्ड इसका उसी के साथ बनता है। सो एक साइड जो होती है प्रोटोपोरफायरिन की प्लेन की, वो बाउंड होती है हिस्टिडीन रेसिड्यू से, उस पॉलीपेप्टाइड के हिस्टिडीन रेसिड्यू से, जिसको हम प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आयरन की वो बहुत ज़्यादा है, तो आयरन एटम थोड़ा सा प्रोटोपोरफायरिन से नीचे होता है इस केस में, ठीक है। और मायोग्लोबिन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, सिंगल हीम ग्रुप होगा, तो बाइंड करता है एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। और हेमोग्लोबिन में हम देखते हैं जो हेमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसके पास 4 हीम ग्रुप होते हैं, तो वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। O2 हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन जो होता है, इस केस में क्या होता है, यानी कि जो आयरन एटम है वो रिमेन अनबाउंड टू ऑक्सीजन। इन दिस स्टेट जो आयरन एटम है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। डीऑक्सी और डीऑक्सी मायोग्लोबिन में आयरन एटम बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, तो वो सेंटर में फिट नहीं होता प्रोटोपोरफायरिन में, तो इसलिए आयरन थोड़ा प्रोटोपोरफायरिन से नीचे होता है। अभी ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई है तो वो ऐसे थोड़ा नीचे होता है इस तरीके से। सो आयरन जो है प्रोटोपोरफायरिन से ऐसे होते हैं अनबाउंड स्टेट में। अब जैसे ही बाउंड स्टेट आती है ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है। सो Fe+2 ये डाई ऑक्सीजन जो होती है ना कंटेन न्यूट्रल चार्ज, एंड ये इसके इलेक्ट्रॉन को दूर कर देती है, पुल अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe+2। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो दूर चली जाती है, तो ये Fe+3 फॉर्म में आ जाता है, एंड ये जो है सुपर ऑक्साइड फॉर्म में आ जाती है ऑक्सीजन। सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, जिसमें जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, एंड ये जो चार्ज होता है ना ये कौन स्टेबलाइज करता है, दूसरा हिस्टिडीन रेसिड्यू पॉलीपेप्टाइड चेन का, जिसको हम डिस्टल हिस्टिडीन रेसिड्यू बोलते हैं प्रोटीन का, ऑन द ऑपोजिट प्लेन ऑफ द प्रोटोपोरफायरिन। सो दोनों साइड हिस्टिडीन रेसिड्यू से ही बाइंड होता है। बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन एटम, जैसे आयरन से बाइंड होता है तो इलेक्ट्रॉन को वहां से पुल अवे करता है एंड उसको छोटा बना देता है। दिस अलाउ इट टू फिट इनटू द सेंटर ऑफ द प्रोटोपोरफायरिन प्लेन के, वो सेंटर में आ जाता है। वो नीचे नहीं है, सेंटर में, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन थे वो अवे मूव कर दिए हैं ऑक्सीजन ने बाइंड होके। मायोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का है, 153 अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर, एंड 8 हेलिकल सेगमेंट होते हैं, ऐसे ए से एच तक, ABCDEFGH इस तरीके से 8 हेलिकल सेगमेंट होते हैं। प्रोटोपोरफायरिन में 4 पायरोल रिंग होती हैं जो कि मिथाइन SCH ग्रुप से अटैच्ड है। इसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हीम की सिंथेसिस वाले वीडियो में। प्रोटोपोरफायरिन में क्या होता है, 4 पायरोल रिंग होते हैं लिंक्ड बाय मिथीन एंड फॉर्म टेट्रा पायरोल रिंग बना लेंगे। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल हिस्टिडीन इसमें दिए हुए, मायोग्लोबिन में हिस्टिडीन 93 और जो F8 पोजीशन पे हुआ है F8, एंड डिस्टल हिस्टिडीन होते हैं हिस्टिडीन 64 और हिस्टिडीन E7 जो होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद रखनी है, मतलब ऐसे ऑक्सीजन जो है वो बाउंड होता है, एंड डीऑक्सी जो हेमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन की स्टेट होती है उसमें आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में होता है, एंड वो थोड़ा नीचे होता है प्रोटोपोरफायरिन से। ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन्स को दूर कर देती है जिससे वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल हिस्टिडीन समझ में आया। अब हम ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व देखेंगे मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन का।
सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व फॉर मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये गिवन है 25, 50, 75, 100। कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है एनवायरनमेंट में इन एम ऑफ एच जी, इसमें हम इसको मेजर करते हैं 25, 50, 75 एंड 100। एंड वाई एक्सिस पे हमको सैचुरेशन का फ्रैक्शन है ये कि कितना वो सैचुरेट हुआ है। ये जो ब्लू कलर से कर्व देख रहे हो ये मायोग्लोबिन का है। आप मायोग्लोबिन देख रहे हो वो कितनी लेट यहाँ पे सैचुरेट हो रही है, मायोग्लोबिन जो हो रही है। एंड यहाँ पे ये बाइंड बहुत स्ट्रांगली हो रही है ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग कर्व है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। सो दिस कर्व डिस्क्राइब की ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो होती है मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन की। अगर हम देखें 0% सैचुरेटेड पे कोई ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई है। 50% सैचुरेशन पे 50%, अगर 50% सैचुरेटेड दिखा रहा है यानी कि यहाँ पे 50% ऑक्सीजन बाउंड होगी है। एंड 100% मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 100% बाउंड होगी है। अगर आप मायोग्लोबिन का कर्व देखें ना, एज जैसे ही ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से क्विकली बाइंड कर जाता है। एकदम से मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से देखो बाइंड कर गया है, क्विकली बाइंड कर गया है टू द ऑक्सीजन मोर क्विकली। सो मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो ज़्यादा होती है। इट विल नॉट रिलीव, वो तब तक ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा जब तक जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी पे ड्रॉप नहीं हो जाता। मतलब जब तक वो एकदम यहाँ लो क्वांटिटी पे ड्रॉप नहीं हो जाता तब तक वो ऑक्सीजन को जो है छोड़ेगा नहीं। मायोग्लोबिन की अगर हम बात करें वो तब तक रिलीज़ नहीं करेगा ऑक्सीजन को। मायोग्लोबिन जो होता है ना ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को मसल सेल्स में एंड रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को मसल सेल्स में। तभी रिलीज़ करेगा जब पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो 2 mmHg होगा, यानी कि इतना कम पार्शियल प्रेशर होगा तब मायोग्लोबिन रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को। ठीक है। सो मायोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन का कर्व जो है वो सिग्मोइडल आता है, एस शेप का कर्व आता है। ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ कम एफिनिटी से, मायोग्लोबिन से इसकी एफिनिटी कम होती है। ये 26 mmHg पे जो होता है, हाफ मॉलिक्यूल जो होते हैं हीमोग्लोबिन के वो सैचुरेट हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज सैचुरेटेड एंड हीमोग्लोबिन जो है वो लेस स्ट्रांगली बाइंड करता है, एफिनिटी कम होती है। तभी तो हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ वगैरह में ऑक्सीजन पहुंचा देता है ना, क्योंकि वो कम एफिनिटी से बाइंड करते हैं तो ईजिली रिलीज़ कर सकता है। तो ये जो सिग्मोइडल कर्व आता है ना, ये हीमोग्लोबिन की एबिलिटी दिखाते हैं कि वो ऑक्सीजन से कोऑपरेटिवली बाइंड कर रहे हैं। is a result of hemoglobin binding with oxygen cooperatively। hence hemoglobin जो होता है वो कम strongly bind करता है, इसकी affinity जो होती है वो कम होती है ऑक्सीजन के लिए एंड रिलीज करता है ऑक्सीजन को मोर रेडली। ठीक है, तो ये था हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन कर्व के बारे में। उसके बाद देखते हैं जो सिग्मोइडल कर्व रिजल्ट होते हैं हीमोग्लोबिन का, यानी कि वो कोऑपरेटिवली बाइंड कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि बाइंडिंग ऑफ O2 एट वन साइड ऑन हीमोग्लोबिन मेक द अनदर अनऑक्यूपाइड साइड मोर लाइकली टू बाइंड। यानी कि एक साइड पे जैसे ऑक्सीजन बाइंड हुआ हीमोग्लोबिन पे, सो जो दूसरी साइड है वो बहुत ज़्यादा मतलब बाइंड एक्टिव हो जाती है ऑक्सीजन से बाइंड होने के लिए। ऐसे रिवर्स में भी होता है कि जब ऑक्सीजन रिलीज होती है एक साइड से तो दूसरी साइड पे जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्यूपाइड साइड होती है जहाँ पे ऑक्सीजन है, वो भी अनलोड होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऐसे कोऑपरेटिवली बाइंड करती है, एक से बाइंड करी फिर दूसरे तीसरे, ऐसे इनकी एफिनिटी बढ़ती जाती है। ऐसे एक ने रिलीज कर दी ये भी रिलीज कर देगा, ये भी रिलीज कर देगा, ये भी रिलीज कर देगा। सो हीमोग्लोबिन कैन पिक अप एंड ड्रॉप इट ऑफ एट द टिश्यूज सेल्स पे ऑक्सीजन को कर सकता है। अब ये कंक्लूजन निकाला कि मायोग्लोबिन जो है वो बाइंड नहीं करता कोऑपरेटिवली विच मेक इट, तो इसलिए वो स्टोर करता है ऑक्सीजन को। दोनों का अपना अपना रोल होता है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन स्टोर करता है। अब अगर ये हम ग्राफ देखें, यहाँ पे देखो ये लंग्स है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mmHg होता है। देन हम ले रहे हैं जो रेस्टिंग टिश्यू होता है उसमें 40 हो गया, एंड जो हम एक्सरसाइज करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 हो गया इन द एक्सरसाइजिंग टिश्यू। तो मायोग्लोबिन का कर्व ऐसे जाता है सीधा एंड हीमोग्लोबिन का कर्व ऐसे जाता है। सो अगर हम मायोग्लोबिन को यूज़ करें, अब ये बता रहे हैं अगर हम ऑक्सीजन कैरियर की तरह मायोग्लोबिन को यूज़ करें तो लंग्स में हमने देखा कि 98% जो है ऑक्सीजन बाइंड है लंग्स में, 98% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेटेड है मायोग्लोबिन में।
तो यानी कि लंग्स में 98% है। देन रेस्टिंग टिश्यू में अगर हम देखें तो ओनली 0.97% ड्रॉप होगी, ऑक्सीजन विल बी देयर। तो रेस्टिंग टिश्यू में अगर हम देखें तो सिर्फ 0.97 ही ड्रॉप होगी रेस्टिंग टिश्यू में। लंग्स में तो 98% सेचुरेटेड ही है, और अगर हम देखें रेस्टिंग टिश्यू में ड्रॉप होगी 0.97, और ऐसे ही अगर हम 1% अनलॉड होगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ वेरी लेस टू यूज़। ऐसे ही हम लंग्स में देखें 98% है, एक्सरसाइज टिश्यू में 91% सेचुरेटेड है, ठीक है, 91% सेचुरेटेड है, यानी कि 7% जो है वो ऑक्सीजन अनलोड होगी। सो अगर हम देखें रेस्टिंग टिश्यू में सिर्फ 1% ऑक्सीजन अनलोड होगी, एंड एक्सरसाइजिंग टिश्यू में सिर्फ 7% ऑक्सीजन अनलोड होगी, जो कि एटीपी बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये इतना स्ट्रांगली बाइंड करता है। अगर हम दूसरी तरफ हीमोग्लोबिन को यूज़ करें एज अ कैरियर, हीमोग्लोबिन में अगर हम देखें लंग्स में तो 98% सेचुरेटेड रहते हैं, लेकिन रेस्टिंग टिश्यू में 77% सेचुरेटेड है, तो यानी कि 21% ऑक्सीजन अनलोड हो जाएगी रेस्टिंग टिश्यू में। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स में 98%, एक्सरसाइजिंग टिश्यू में जो है 32% रहती है सेचुरेटेड, यानी कि 66% ऑक्सीजन अनलोड होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। सो एक्सरसाइज करते हैं यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में अनलोड होती है एंड जाती है, एंड रेस्टिंग टिश्यू में ओनली 21% ऑक्सीजन जो है वो जा रही है। तो ये होता है एक्सरसाइज का भी आप फ़ायदा देख सकते हो कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन अनलोड हो जाती है इस तरीके से। इसलिए हेमोग्लोबिन जो होता है वो एज अ कैरियर हम यूज़ करते हैं रेदर देन मायोग्लोबिन, ठीक है, ये आया समझ में। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है, इसकी वजह से ही ज़्यादा ऑक्सीजन अनलोड हो पाती है टिश्यूज़ में मायोग्लोबिन से। मायोग्लोबिन सिर्फ स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं कि ऑक्सीजन अगर स्टोर करना है, दैट इज़ वाई अवर बॉडी यूज़ हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ये 4 होती है, बीटा 1, बीटा 2, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। सो ये डाइमर होता है एक, तो ये एक टेट्रामर होता है पूरा। अल्फ़ा 1 और बीटा 1 का डाइमर होता है, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 का डाइमर होता है, ठीक है। सो ये टेट्रामर बनाते हैं, यानी कि 2 आइडेंटिकल डाइमर होते हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा का डाइमर होता है एक, एंड ये पूरा टेट्रामर बना लेते हैं डाइमर एंड डाइमर मिलके। सो ये हीम ग्रुप होता है, इसके बीच में हमने देखा जो प्रोटोपोरफायरिन एंड किसका मिलके बना हुआ होता है, आयरन का मिलके बना हुआ होता है। जैसे ऑक्सीजन बाइंड करती है ना एक हीम ग्रुप में, जैसे बाइंड करेगी तो उसमें क्या होगा, आयरन एटम शिफ्ट हो जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ पोरफायरिन। उसके बाद आयरन एटम जो है वो प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन से अटैच्ड हो जाता है, जिससे हिस्टिडीन जो है मूव करता है। हमने भी देखा कि कैसे आयरन अटैच रहता है प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन से, फिर वो हिस्टिडीन मूव करता है, जिसकी वजह से पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन मूव करता है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन में मूवमेंट हो रही है, इस शिफ्ट की वजह से कॉजेज एट कन्फर्मेशनल चेंज इन द सरफेस टू सरफेस इंटरेक्शन जो होता है दोनों सब यूनिट के बीच में, इनके इंटरेक्शन में भी चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो पाती है। 2 स्टेट होती है हीमोग्लोबिन की, एक टी स्टेट एक आर स्टेट। टी स्टेट होती है टेंस स्टेट, यानी कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट। ये जो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कंस्ट्रेंड होता है, इसलिए हम टेंस्ड स्टेट बोलते हैं। रिलैक्स्ड स्टेट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें ये ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, कन्फिगरेशन ऑफ सब यूनिट रिलैक्स्ड होती है, एंड देयरफॉर इसको हम आर स्टेट में बोलते हैं। इसलिए हम इसको आर स्टेट में बोलते हैं क्योंकि रिलैक्स्ड होता है इसमें। ये टी स्टेट में थोड़ा कंस्ट्रेंड होता है, ठीक है। व्हेन द हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजनेट होगा तो एक जो अल्फा बीटा डाइमर है ना, वो जब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन इस पर बाइंड कर गया है, तो एक अल्फा बीटा डाइमर 15 डिग्री रोटेट करता है विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड अल्फा बीटा डाइमर, और इस शिफ्ट की वजह से दिस शिफ्ट लीड टू द कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसके बारे में याद रखना, ऑलिगोमेरिक होता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड होता है, यानी कि हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसके पास, एलोस्टेरिक होता है, ठीक है, मतलब एक्टिव साइड से अलग साइड भी प्रेजेंट होती है, सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है आर्कटिक फिश को छोड़ के, एंड इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स में, वर्टिब्रेट्स में होता है, सारे इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है, एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड एंड सम मॉलस्कस। आर्कटिक फिश में नहीं होते हैं। वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एक ऑपरेटिव बिहेवियर समझ में आया। उसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में, हमारे पास होता है HbA1 होता है जो एडल्ट में होता है मेजर, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 जो चेन्स होती हैं
HbA2 जो होता है एडल्ट में ये भी होता है 2% कम, बहुत रेयर होता है, जिसमें अल्फा 2 एंड डेल्टा 2 होता है। देन जो फीटल में होता है, जो 3 to 9 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं फीटल, उनके अंदर होता है अल्फा 2 एंड गामा 2 होता है, एक गावर 1 होता है। इनकी जो एफिनिटी होती है ना, फीटल में जो एफिनिटी होती है वो हाई होती है ऑक्सीजन के लिए एज़ कम्पेयर टू द जो एडल्ट में हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए जो फीटल में उनकी एफिनिटी जो है वो हाई होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। सो फीटल अगर हम देखें 3 to 9 मंथ में अल्फा 2 एंड गामा 2 होता है। देन गावर 1 अगर हम देखें एम्ब्रियो लेस देन 8 वीक में, उसमें देखें तो इसमें होता है जीटा 2 जो कि अल्फा के सिमिलर होता है एंड एप्सिनल सिमिलर टू बीटा, जीटा 2 एंड एप्सिनल 2 होता है। फिर 2 मॉडल भी पढ़े जाते हैं इसके, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जो मॉडल होते हैं। तो ये था पूरा हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में कि वो कैसे कोऑपरेटिव नेचर जो है शो करता है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है।